कहा जाता है कि आपका वर्तमान निर्धारित करता है कि आपका भविष्य कैसा होने वाला है। ऐसे में साल 2024 अब जल्द ही खत्म हो जाएगा और साल 2024 में ऐसी बहुत सारी घटनाएं रही हैं जिन घटनाओं ने हमारे भविष्य को प्रभावित किया है और उन घटनाओं में इतनी शक्ति है कि वो आगे आने वाला जो फ्यूचर है उसको भी प्रभावित कर सकती हैं। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट घटनाओं की बात करेंगे, कुछ ज़रूरी घटनाओं को जो है विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि इनका भविष्य पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो इसी नोट के साथ आज की अपनी वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले देखते हैं कि कौन-कौन सी खबरें जो हैं वो हमारी इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो यहाँ पर जो इस साल की सबसे इम्पोर्टेंट घटना रही और जो घटना आगे आने वाले लंबे समय को प्रभावित कर सकती है, लंबे भविष्य को प्रभावित कर सकती है, वर्ल्ड ऑर्डर को प्रभावित कर सकती है, वो घटना रही डोनाल्ड ट्रंप का पुनः इलेक्शन। तो डोनाल्ड ट्रंप को जो है पुनः अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर चुन लिया गया है। इसके थोड़े बैकग्राउंड को अगर आप देखें तो इससे पहले जो बाइडेन, अभी भी जो बाइडेन जो है राष्ट्रपति बने हुए हैं, लेकिन जल्द ही जो बाइडेन की सत्ता जो है, जो बाइडेन से एडमिनिस्ट्रेशन आपका डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में जाने वाला है। इलेक्शंस के दौरान अगर आप बात करें, इलेक्शंस के दौरान बेसिकली आपका जब इलेक्शंस हो रहे तो शुरुआत में ये बताया गया कि जो बाइडेन जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बाद में उन पर इतना दबाव बनाया गया, बाद में कई जगह उनकी आलोचना भी हुई, उनकी उम्र को लेकर के भी बातचीत आपको देखने को मिली और फिर ये तय किया गया कि जो बाइडेन की बजाय जो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं उनको चुनाव लड़ाया जाए। तो कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा मुकाबला दिया, कड़ा मुकाबला यहाँ पर आपको देखने को मिला। जो प्रेसिडेंशियल डिबेट थी वहां पर भी कई बार जो है आपको अच्छी बहस देखने को मिली और इस बहस में अंततः ये तय नहीं था कि कौन चुनाव जीतने वाला है। लेकिन जब परिणाम सामने आए तो उन परिणामों से पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अमेरिका के नए राष्ट्रपति के चुनाव जीत लिए थे। कई जानकारों का मानना है कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप पर जो 2 हमले हुए थे, दरअसल एक हमला हुआ था और एक हमला किए जाने की तैयारी थी। उन दोनों हमलों ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए सिंपैथी गेन करने में एक इंपॉर्टेंट भूमिका अदा की थी और इसके साथ-साथ जो बाइडेन की जो इज़राइल पॉलिसी रही थी, खास तौर पर मिडल ईस्ट की जो पॉलिसी रही थी, उसमें जो बाइडेन की जो असफलता रही, उसने डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव जिताने में एक इंपॉर्टेंट भूमिका जो है अदा की थी। तो ये यहाँ पर बेसिकली ओवरऑल डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने का एक ओवरव्यू बैकग्राउंड यहाँ पर हमने देखा और उन्होंने एक ध्रुवीकृत राजनीतिक माहौल में जो है अपना दूसरा राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, वो हासिल किया है। ध्रुवीकृत राजनीतिक माहौल की जब आप बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया आपको 2 हिस्सों में बँटती हुई नज़र आ रही है। एक तरफ यहाँ पर अगर आप कहें तो अमेरिका के नेतृत्व में वेस्टर्न कंट्रीज़ मौजूद हैं और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो चाइना और रूस के नेतृत्व में आपको एक नया अलायंस बनता हुआ नजर आएगा। तो अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक ऐसे पोलराइज्ड वर्ल्ड में सत्ता संभाल रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए जाहिर तौर पर बड़े चैलेंजेस जो हैं वो भविष्य में आने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप की जो डिसीजंस हैं वो डिसाइड करेंगे कि दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है, दुनिया का जो भविष्य है, वो किस तरह का होने वाला है और दुनिया आगे आने वाले समय में किस तरफ जो है बढ़ेगी। इसके अलावा कई बार जब भी डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की बात आती है तो यहाँ पर आपका ये भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने की वजह से अमेरिका की जो कई नीतियां हैं, उन नीतियों में आपको संभावित बदलाव देखने को मिल सकता है। इसमें भी खास तौर पर जो एक बड़ा बदलाव डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में आने की वजह से आएगा, वो ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, वो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं, यानी कि संरक्षणवादी नीति पर बहुत ज्यादा जोर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया जाता है। तो अब हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आ सकता है, जिसमें खास तौर पर जो आपकी क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन है, जो जलवायु परिवर्तन से जुड़े संगठन हैं, उनसे अमेरिका बाहर आता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि पहले कार्यकाल में भी आपको यही देखने को मिला था। पहले कार्यकाल में हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो आपका पेरिस एग्रीमेंट था, उससे अमेरिका को बाहर निकाल लिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने यूनिसेफ से अमेरिका को बाहर निकाल लिया था और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे जिनसे जो है डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को बाहर कर दिया था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जलवायु परिवर्तन के विचार पर ही विश्वास नहीं करते हैं। उनका ये मानना है कि जलवायु परिवर्तन जैसी कोई अवधारणा है ही नहीं और हमारा वातावरण बदल नहीं रहा है। एक बार तो इस तरह के बयान जो हैं वो अक्सर ट्रंप की तरफ से दिए जाते हैं। तो ये तो यहाँ पर हमने ट्रंप की पॉलिसी में क्या बदलाव आ सकते हैं उन पर हमने जोर दिया। ट्रंप के संबंध में अक्सर ये कहा जाता है कि ट्रंप जो है वो एक ट्रांजैक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट पर विचार करते हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो इस कॉन्सेप्ट में बेसिकली ये कहा जाता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली यहाँ पर इस फिलॉसफी पर विश्वास करते हैं कि अगर आप अमेरिका के किसी काम के हैं, अगर आप अमेरिका की सहायता कर रहे हैं, तो अमेरिका आपको सहायता देगा। जैसे ये विचार आपको कहाँ पर नजर आता है? हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो को लेकर भी बयान दिया था।
तो नेटो को लेकर के उन्होंने ये कहा था कि नेटो जो मेंबर कंट्रीज हैं उसमें अमेरिका काफी ज्यादा योगदान देता है और इस योगदान के बदले अमेरिका को कुछ खास बेनिफिट नहीं होता है। तो ये चीज डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई थी। तो नेटो में क्या होता है कि बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि नेटो से कोई फायदा अमेरिका को नहीं होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से निकल करके आती हैं। अब भारत के संबंध में अगर आप बात करें कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने की वजह से इंडिया पर क्या खास तौर पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो जब आप इंडिया के इम्पैक्ट की बात करते हैं तो ये एक ग्रे एरिया बन जाता है। ग्रे एरिया होने का मतलब ये है कि इंडिया पर जो इम्पैक्ट होने वाला है वो आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि इंडिया पर इम्पैक्ट जो है वो पूरी तरह से पॉजिटिव होगा। आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि इंडिया पर जो इम्पैक्ट है वो पूरी तरह से नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर आपको दो तरह के इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होगा और नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट की अगर आप बात करें, क्या पॉजिटिव रहने वाला है, पॉजिटिव इम्पैक्ट में अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के संबंध में ये कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं वो चाइना को मानते हैं। जबकि अगर आप जो बाइडेन की बात करें तो जो बाइडेन के कार्यकाल में आपको जो देखने को मिला था, जो बाइडेन चाइना को बड़े खतरे के तौर पर नहीं देखते हैं, जो बाइडेन जो है रशिया को बड़े खतरे के तौर पर देखते हैं। तो अब क्योंकि जो बाइडेन सत्ता में नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आने वाले हैं जो कि चाइना को बड़े खतरे के तौर पर देखते हैं, तो इसकी वजह से अब अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में इंडो पैसिफिक रीजन काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जब भी अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में इंडो पैसिफिक रीजन इंपॉर्टेंट होगा तब उसके लिए भारत भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में अगर आपको चाइना को काउंटर करना है तो आपको एक बड़ी शक्ति की जरूरत है और भारत उसी बड़ी शक्ति के तौर पर अमेरिका के लिए निकल करके आता है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो भारत अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और भारत को डोनाल्ड ट्रंप की जो सत्ता है उससे फायदा होगा। क्वाड भी अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप का जो कार्यकाल था उसमें क्वाड को सबसे ज्यादा मजबूती देखने को मिली थी। तो ये चीजें आपको भारत के पक्ष में दिखाई देंगी। जो चीज भारत के विपक्ष में जाएगी वो है अमेरिका की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। तो अमेरिका की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी के बारे में हम ये लगा सकते हैं खासतौर पर भारत के संबंध में कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर कई बयान दिए थे, जिन बयानों में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टैरिफ अब्यूजर के तौर पर संबोधित किया था। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि भारत जो है वो गलत तरीके से टैरिफ्स का इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के रीसेंट बयान देखें तो उन रीसेंट बयानों में साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर भारत अमेरिका पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है तो अमेरिका भी भारत पर उतना ही रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा। तो यहां पर अगर आप देखें ट्रेड फ्रंट पर, इकोनॉमिक फ्रंट पर जो है भारत को नुकसान हो सकता है। तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, रणनीतिक लिहाज से अगर आप देखें तो भारत को फायदा होने वाला है। अगर आप ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत को थोड़ा सा नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। तो ये ओवरऑल यहाँ पर हमने इस पूरी सिचुएशन का एनालिसिस किया कि क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। चलिए अब एक सूचना आपके लिए है और सूचना ये है कि इस नववर्ष के अवसर पर, न्यू ईयर के अवसर पर दृष्टि संस्थान की ओर से हमारे जो भी तमाम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और पेनड्राइव कोर्सेज हैं उन पर आपको 50% का डिस्काउंट जो है वो दिया जा रहा है। और जो भी हमारी किताबें हैं, डीएलपी हैं, इस पर आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आपको डिस्काउंट का लाभ उठाना है तो आपको एक नंबर पे कॉल करना है। नंबर आप नोट कर लीजिए 8750187501, या फिर अगर आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करते हैं तो वहां से भी आप इस पूरे डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। पहली खबर यहाँ पर हमने देख ली है। दूसरी जो हमारी खबर होने वाली है वो आपका चाइना शॉक को लेकर के है। तो चाइना शॉक की जो खबर है ये बेसिकली मुख्य तौर पर चाइना के संदर्भ में है। अगर आप देखें, जब आप चाइना की बात करते हैं तो चाइना क्या है? चाइना दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। और जब आप चाइना की बात करते हैं तो चाइना विश्व इकोनॉमी में, जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, उसमें भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब चाइना वर्ल्ड इकोनॉमी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर चाइना की इकोनॉमी पर कुछ इंपैक्ट आता है तो वो इंपैक्ट आपको दुनिया की इकोनॉमी पर भी देखने को मिल सकता है। तो अब पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि चाइना की इकोनॉमी में ग्रोथ जो है वो कंपैरेटिवली काफी कम हो गई है। और इसी ग्रोथ की वजह से कहा जा रहा है कि जब चाइना की इकोनॉमी ग्रोथ कम होगी तो ओवरऑल जो विश्व अर्थव्यवस्था है उस पर भी आपको इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। ये चीज यहां पर आपको चाइना शॉक के तौर पर देखने को मिल जाएगा। और कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखें तो अमेरिका, भारत और यूरोपीय संघ जैसे देशों ने चीन की आक्रामक मूल्य निर्धारक नीतियों का मुकाबला करने के लिए टैरिफ लगाए हैं। जो अलग अलग देश हैं उनकी तरफ से चाइना पर टैरिफ लगाए गए हैं। इसकी वजह से चाइना की जो इकोनॉमी है वो और ज्यादा प्रभावित हो सकती है। और अगर आप देखें
तो ऐसा नहीं कि चाइना ही यहाँ पर गलत, चाइना ही यहाँ पर पूरी तरह से ठीक है। चाइना भी बहुत गलत पॉलिसीज को अपना रहा है। जैसे चाइना ने अपनी जो सप्लाई चेन है उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, अलग-अलग देशों को प्रतिबंधित किया है, रिस्ट्रिक्ट किया है, जिसकी वजह से जो मिनरल्स हैं उस पर एक बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। ये जो पूरा सिनेरियो है ये 2015 के चाइना शॉक को दर्शाता है, जिसने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की नाजुकता के बारे में बहस को फिर से शुरू किया था। जहाँ पे हमें ये पता लगा था कि हम चाइना पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं और इस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए बाद में बहुत सारे प्रयास भी किए गए। जैसे एक इनिशिएटिव की शुरुआत की गई जिसका नाम है सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव। तो बहुत सारे इनिशिएटिव जो हैं वो यहाँ पर शुरू किए गए हैं ताकि चाइना से हमारा जो निर्भरता है उस निर्भरता को कम किया जा सके। लेकिन अभी भी चाइना पर अगर आप देखें तो हमारी निर्भरता बहुत ज़्यादा बनी हुई है। आपको याद होगा एक प्रोग्राम था, अभी रिसेंटली हमने एक प्रोग्राम में चर्चा की थी, संभवतः इन न्यूज़ प्रोग्राम था जिसमें हमने चर्चा की थी कि एक रिपोर्ट सरकार की तरफ से जारी की गई है, जिस रिपोर्ट में बताया है कि सरकार ने भारत में 30 मिनरल्स की पहचान की है जो कि भारत के विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। रिपोर्ट में ये बताया गया था कि इन 30 मिनरल्स में से 10 मिनरल्स ऐसे हैं जिसमें भारत जो है वो आपका जो हमारा इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है और इसमें से भी चाइना पर जो हमारी निर्भरता है वो उस रिपोर्ट में सबसे बड़े खतरे के तौर पर, सबसे बड़े चैलेंज के तौर पर पेश की गई थी। तो चाइना पर हमारी जो मिनरल्स की डिपेंडेंसी है, वो हमारे लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकती है और अब लगातार भारत सरकार कोशिश कर रही है कि इस डिपेंडेंसी को कम किया जाए और इसी कोशिश के हिस्से के तौर पर सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव भी शुरू किए हैं। जैसे काबिल इंडिया की शुरुआत की गई है, काबिल इंडिया का गठन किया गया है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। तो ये भारत में जो है दुनिया के दूसरे देशों में जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज मौजूद हैं, उनको भारत में लाने का काम करता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया गया है और भी बहुत सारे प्रयास जो हैं वो भारत सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। अगली खबर अगर आप देखें, अगली बहुत छोटी-सी खबर है और जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है, उस युद्ध के 1000 दिन हैं आपके पूरे हो चुके हैं। तो इसी वजह से खबर यहाँ पर आपकी मौजूद है, इस पर ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। बहुत सारे लोगों को इस पूरे युद्ध की वजह से अब तक अपनी जान जो है गँवानी पड़ी है और अभी भी लगातार युद्ध जारी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने की कोशिश हो रही है। स्विट्ज़रलैंड में पीस समिट का आयोजन किया गया था और भी बहुत सारे देश हैं जो कि पीस समिट को आयोजित करने की बात कर रहे हैं, लेकिन लगातार इस पर कोई भी डिसीजन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर भारत की भी एक इम्पोर्टेंट भूमिका है। भारत से भी उम्मीद की जा रही थी कि भारत यहाँ पर शांति स्थापित कर सकता है, भारत जो है एक शांति सम्मेलन का आयोजन कर सकता है। इसको लेकर के प्रस्ताव भी आपको देखने को मिले थे, लेकिन अभी तक भारत की तरफ से इसको लेकर के कोई औपचारिक बयान जो है वो जारी नहीं किया गया है। तो ये ओवरऑल यहाँ पर रूस और जो यूक्रेन का युद्ध है उसके बारे में हमने बात की और अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी वापसी से ऐसा कहा जा रहा है कि इस पूरे युद्ध में एक नया मोड़ आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी तक इस पूरे युद्ध में अमेरिका जो है वो यूक्रेन की काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी की वजह से ये जो मदद है, इसमें आपको गिरावट देखने को मिल सकती है क्योंकि ये कहा जाता है कि अक्सर ट्रंप के जो रिश्ते हैं पुतिन के साथ वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर हैं और इसी वजह से अमेरिका जो है वो भले ही रूस का समर्थन ना करे, लेकिन यूक्रेन को जो समर्थन अमेरिका की तरफ से मिल रहा है, उस समर्थन में थोड़ी-सी कमी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये यहाँ पर यूक्रेन और रूस के जो 100 दिन पूरे हुए हैं, उसकी हमने बात की। एक बार मैप पर यहाँ अगर आप देख लें, तो ये ओवरऑल आपका यूक्रेन का मैप है और यूक्रेन के मैप में ब्लैक सी आपको थोड़ा साउथ की तरफ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको रशिया देखने को मिलेगा और रशिया इसके अलावा बेलारूस यहाँ पर मौजूद है। बेलारूस को आप रशिया की प्रॉक्सी ही मान सकते हैं। पोलैंड यहाँ पर है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है, बुल्गारिया है। इसमें अगर आप देखें तो जो स्लोवाकिया है, छोटी-सी कंट्री है और स्लोवाकिया ने रूस और यूक्रेन के बीच में शांति स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव भी दिया था कि आप जो समिट है, वो हमारे यहाँ पर आयोजित कर लिए। तो लेकिन अभी तक इसको लेकर के कोई बड़ा कदम यहाँ पर नहीं उठाया गया है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगली जो हमारी खबर है वो एक्सिस ऑफ ऑटोक्रेसी को लेकर के है। एक्सिस ऑफ ऑटोक्रेसी की अगर आप बात करें, ये मुख्यतः उन देशों का एक अनौपचारिक संगठन है। इसको औपचारिक रूप अभी तक नहीं दिया गया है। ये उन देशों का एक अनौपचारिक संगठन है जिन देशों में आपको ऑटोक्रेसी देखने को मिलती है या फिर डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिलती है। तो उन देशों ने बेसिकली क्या किया है, इन देशों में आपको चीन मिल जाएगा, रूस है, ईरान है, उत्तर कोरिया है। इन देशों ने अपने सैन्य सहयोग और अपनी तकनीकी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने गठबंधन को और गहरा करने पर जो है विचार व्यक्त किया है। इसको लेकर के सहमति जाहिर की गई है। इन देशों का प्राथमिक उद्देश्य ये है कि अमेरिका के नेतृत्व वाली जो विश्व व्यवस्था है, उस व्यवस्था को चुनौती दी जा सके और नेटो के प्रभाव का मुकाबला किया जा सके। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो भी देश इसमें शामिल हैं, जो 4 देश इसमें मौजूद हैं, ये चारों देश आपको अमेरिका के खिलाफ
नज़र आएँगे। इसमें चाइना है, इसमें रूस है, इसमें ईरान है और इसमें नॉर्थ कोरिया है। तो ये चारों देश आपको अमेरिका के खिलाफ नज़र आ जाएँगे। इन देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास और साझा रणनीतियों के माध्यम से लोकतांत्रिक देशों के खिलाफ शक्ति को मजबूत करने के लिए एक ठोस प्रयास के तौर पर अपनी प्रतिबद्धता जो है वो दर्शाई है। तो ये ओवरऑल यहाँ पर हमने एक्सिस ऑफ ऑटोक्रेसी की बात की और यही जो एक्सिस ऑफ ऑटोक्रेसी है, ये भविष्य में जाकर के आप कह सकते हैं कि विश्व व्यवस्था जो है या फिर वर्ल्ड ऑर्डर जो है, उसको और ज़्यादा पोलराइज़ कर सकती है। क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो देश हैं, इसमें भी खास तौर पर अगर आप देखें तो चीन और रूस जो हैं, ये अमेरिका को बहुत बड़ा मुकाबला जो है दे सकते हैं, बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर अमेरिका को दे सकते हैं, अमेरिका के वर्ल्ड ऑर्डर को दे सकते हैं और ये अगर भविष्य में चैलेंज देते हैं, तो ज़ाहिर तौर पर एक नई विश्व व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी और इस नई विश्व व्यवस्था की वजह से बेसिकली भारत के सामने बड़े चैलेंज पैदा हो सकते हैं क्योंकि भारत को अपनी स्थिति को और ज़्यादा क्लियर करना होगा। ये बड़ा चैलेंज यहाँ पर आपके सामने मौजूद हो सकता है। चलिए एक बार अगर मैप यहाँ देख लें कि कौन-कौन से रीजन यहाँ पर मौजूद हैं, तो यहाँ पर आपको चाइना मिल जाएगा, यहाँ पर आपको नॉर्थ कोरिया मिल जाएगा, रशिया है और ईरान है। तो ये कुछ आपके देश हैं जो कि एक्सिस ऑफ ऑटोक्रेसी में शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए और अगली खबर अगर आप देखें, अगली खबर आपका मध्य पूर्व में उथल-पुथल को लेकर के है। मध्य पूर्व लगातार इंस्टेबिलिटी का सामना कर रहा है। चाहे आप बात करें हमास और इज़राइल के वॉर की, चाहे आप बात करें ईरान और इज़राइल के संघर्ष की, आप बात करें सीरिया की सिचुएशन की, आप बात करें इज़राइल और हमास की वॉर की, हूती विद्रोहियों की आप बात करें और हिज़्बुल्लाह की बात करें, तो लगातार अगर आप देखें हर तरफ मिडल ईस्ट में आपको एक इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन जो है, वो नज़र आ जाएगी। तो इज़राइल और हमास में ख़ास तौर पर अगर आप देखें, तो हिज़्बुल्लाह के जो कई प्रमुख थे, जैसे हिज़्बुल्लाह के एक प्रमुख थे सैयद हसन नसरल्लाह, हमास के प्रमुख थे याया सिनवर, तो इनको बेसिकली यहाँ पर अमेरिका की तरफ से न्यूट्रलाइज़ कर दिया गया, इज़राइल की तरफ से न्यूट्रलाइज़ कर दिया गया है। जबकि इज़राइल ने क्षेत्रीय प्रभुत्व हासिल कर लिया है। गाज़ा में मानवीय संकट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय और ज़्यादा बन गया है। 45,000 46,000 से ज़्यादा लोगों को अभी तक गाज़ा में अपनी जान गँवानी पड़ी है। तो यहाँ पर सिचुएशन और ज़्यादा गंभीर हो गई है। बढ़ते तनाव के बीच शांति वार्ता भी लगातार चल रही है। हिज़्बुल्लाह और इज़राइल के बीच में शांति वार्ता जो है हुई थी, शांति समझौते हुए थे। लेकिन कई खबरें ये भी आ रही हैं कि इन शांति समझौतों का भी आपको उल्लंघन देखने को मिल रहा है, सीज़ फायर का भी वॉयलेशन देखने को मिल रहा है। हालाँकि अभी हाल ही में इज़राइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी तरफ से एक बयान दिया गया था जिस बयान में उन्होंने कहा था कि वो हमास के साथ जो है शांति स्थापित करने को लेकर के जो समझौता है, उस समझौते के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच चुके हैं और हमास की तरफ से भी बेसिकली यहाँ पर कुछ संकेत दिए गए थे जिसमें उन्होंने इज़राइल की सरकार है, उस सरकार के साथ मिल कर के एक गठबंधन की सरकार बनाने की बात की थी, जिसमें कहा गया था कि जब ये युद्ध खत्म होगा, तो उसके बाद गाज़ा को किस तरह से संचालित किया जाएगा, उसमें एक बायपार्टीशन ग्रुप बनाने की बात की गई थी, जिसकी जिसमें अलग-अलग मंत्रियों के शामिल होने की बात थी, कि अलग-अलग मंत्री जो हैं, अलग-अलग पोर्टफोलियो को जो है प्रबंधित करेंगे, उसको मैनेज करेंगे। तो इन तमाम संकेतकों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि भविष्य में इस पूरे युद्ध में आपको थोड़ी-सी गिरावट नज़र आ सकती है, भविष्य में सिचुएशन जो है कंपैरेटिवली यहाँ पर थोड़ी बेहतर हो सकती है। तो अगर अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं डोनाल्ड ट्रंप वो सत्ता में जब आएँगे, तो उनकी वजह से ज़ाहिर तौर पर ये जो पूरा युद्ध है, वो एक नया रूप ले सकता है। तो ये यहाँ पर ओवरऑल हमने इस पूरे सिचुएशन को समझा। एक बार इसके मैप को अगर आप देख लें, तो जो वॉर चल रही है, वो आपका ख़ास तौर पर इस पूरे रीजन में है। ये पूरा रीजन बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है और इसके अगर आप ऊपर की तरफ जाएँ, यानी कि नॉर्थ की तरफ जाएँ, तो आपको लेबनान देखने को मिलेगा और इधर अगर आप देखें, सीरिया आपका मौजूद है। सीरिया में आपको अ गृह युद्ध देखने को मिल जाएगा। इजिप्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखें इराक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये यहाँ पर आपका यमन नीचे मौजूद है और ईरान यहाँ पर मौजूद है। तो ये पूरा इस पूरे रीजन का सिनेरियो हमने यहाँ पर समझ लिया है। चलिए आगे बढ़ा जाए और आगे बढ़ा जाए और अगर आप देखें एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की अगर आप बात करें, तो जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है ये बेसिकली आपका ईरान के द्वारा स्थापित किया गया एक पूरा मैकेनिज्म है। जिस मैकेनिज्म के माध्यम से ईरान इस पूरे रीजन में, मिडल ईस्ट का जो रीजन है उसमें नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं उनके माध्यम से अपनी सत्ता को बनाए रखने की कोशिश करता है, अपने प्रभुत्व को बनाए रखने की कोशिश करता है। तो ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, ईरान का जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, इसमें बेसिकली आपको जो लेबनान है उसका हिजबुल्लाह ग्रुप देखने को मिलेगा, गाज़ा में आपका हमास ग्रुप देखने को मिलेगा, यमन में आपका हूती विद्रोही जो हैं वो भी ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में
शामिल हैं। तो ये इन इन नॉन स्टेट एक्टर्स के माध्यम से ईरान इस पूरे रीजन में अपनी सत्ता को बनाने की कोशिश करता है और ईरान को भी अलग-अलग समूहों का, अलग-अलग देशों का समर्थन इनडायरेक्टली प्राप्त होता है। तो ये हो गया आपका एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। सीरिया में असद का निष्कासन, ये भी एक इंपॉर्टेंट खबर है। सीरिया की जो खबर है वो भी आप कह सकते हैं इसी पूरे रीजन से, इसी पूरी जो पूरा क्षेत्र है, इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई है। 54 साल से अगर आप देखें 54 ईयर्स से सीरिया में असद शासन चल रहा था। पहले सीरिया के जो वर्तमान आपके जो शासक थे बशर अल असद, पहले इनके पिता जो थे वो शासक हुआ करते थे। इसके बाद उनके जो बेटे हैं बशर अल असद, इन्होंने सत्ता संभाली और पिछले 24 सालों से जो है सत्ता में मौजूद थे। लेकिन अब यहाँ पर इनको अपनी सत्ता गंवानी पड़ी है और जो एक नॉन स्टेट एक्टर ग्रुप है जिसका नाम है हयात तहरीर अल शाम, इसने बेसिकली यहाँ पर आपका जो बशर अल असद हैं उनको देश से बाहर कर दिया है। बशर अल असद देश से बाहर चले गए हैं और वहां पर एचटीएस की जो सत्ता है वो स्थापित हो गई है। तो ये एक बड़ा बदलाव आपको सीरिया में देखने को मिला है। थोड़ा सा इस पर अगर चर्चा करें तो सीरिया में आपको ओवरऑल 3 जो आप कह सकते हैं पोल्स हैं वो देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बशर अल असद, पहले नंबर पर आपको बशर अल असद मौजूद देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पर आपको ये जो ग्रुप है ये वाला जो आपका ग्रुप है एचटीएस, ये आपको ग्रुप देखने को मिल जाएगा। और तीसरे नंबर पर आपको कुर्द लोग जो हैं, कुर्द विद्रोही जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। अब इसमें से अगर आप बशर अल असद की बात करें तो इसको जो है आपका रशिया का समर्थन प्राप्त है, ईरान का समर्थन प्राप्त था। इसके अलावा अगर एचटीएस की बात करें तो कहा जाता है कि इनको जो है अमेरिका का समर्थन प्राप्त है, अमेरिका और इसराइल इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और ये आपके जो तीसरा ग्रुप है, इस तीसरे ग्रुप को कहीं न कहीं अमेरिका इस्तेमाल करता है। ऐसा कहा जाता है कि इस तीसरे ग्रुप को अमेरिका इस्तेमाल करता है टर्की के खिलाफ। लेकिन इस वाले वॉर में ये जो अभी रिसेंट आपको सिचुएशन देखने को मिली, वहाँ पर ये कहा जाता है कि टर्की ने इनका समर्थन किया था ताकि इनको हटाया जा सके, बशर अल असद को हटाया जा सके। तो ये ओवरऑल यहाँ पर कुछ इक्वेशन आपको बनती हुई नज़र आ जाती है। अब एक सवाल जो यहाँ पर अक्सर आप पूछ सकते हैं, वो सवाल ये है कि दरअसल अमेरिका यहाँ पर इतना हस्तक्षेप क्यों करता है? अमेरिका जो है वो टर्की जो है वो अमेरिका के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? जबकि अगर आप देखें तो वर्तमान समय में टर्की और अमेरिका के रिलेशन इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन टर्की इम्पोर्टेंट क्यों है? उसकी अगर आप बात करें हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें तो टर्की अमेरिका के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। उसके पीछे का कारण अगर आप समझने की कोशिश करें तो थोड़ा-सा मैप पर इसको हम समझेंगे कि इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। तो इसके पीछे का कारण एक मैप जो है हाँ। तो यहाँ पर इसके पीछे का कारण जो है हम समझने की कोशिश करते हैं इस मैप पर। तो इस मैप पर अगर आप देखें ये वाला जो आपका पूरा रीजन है ये रशिया वाला रीजन है और यहाँ पर आपका टर्की मौजूद है। अब टर्की की ज्योग्राफी टर्की को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देती है। ज्योग्राफी किस लिहाज से? तो ज्योग्राफी इस लिहाज से कि टर्की जो है वो बेसिकली आपका 2 कॉन्टिनेंट के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। 2 कॉन्टिनेंट कौन से? तो टर्की का कुछ हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो है वो आपको यूरोप में नज़र आता है और टर्की का मेन हिस्सा जो है, कुछ हिस्सा यहाँ पर आपका आपको नज़र आता है रश एशिया में। तो टर्की का जो इस्तांबुल वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया बेसिकली यहाँ पर आपको एशिया और यूरोप को जोड़ता हुआ नज़र आता है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट इस लिहाज से है टर्की कि अगर आप सोचिए कि अगर ये यहाँ पर रशिया मौजूद है, रशिया अब जो है ब्लैक सी तक पहुँच चुका है। लेकिन अभी भी रशिया को अगर यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ व्यापार करना है, अगर दुनिया के दूसरे हिस्सों के साथ व्यापार करना है, तो सबसे पहले रशिया को क्या करना होगा? रशिया को यहाँ से ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया को क्रॉस करते हुए ब्लैक सी से जाते हुए मेडिटेरेनियन में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर रशिया जो है आपका ये मेडिटेरेनियन में पहुंच जाता है और व्यापार करने लगता है, तो ये रशिया की सिचुएशन को सुधारेगा, रशिया की इकोनॉमी में सुधार हो सकता है और रशिया दोबारा से अमेरिका को चैलेंज कर सकता है और अमेरिका ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा। इसीलिए अमेरिका हमेशा कोशिश करता है कि ये वाला जो पूरा रूट है, ब्लैक सी को क्रॉस करने का जो पूरा रूट है, इस पूरे रूट को रशिया के लिए ब्लॉक किया जा सके और इसको ब्लॉक करने में टर्की बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरा जो रीजन है, ये टर्की के अंडर ही आता है। इसीलिए हमेशा अगर आप देखेंगे तो रशिया अमेरिका जो है उसके लिए टर्की बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो प्यार से टर्की को अपने साथ रखते हैं या फिर फटकार से अपने साथ रखते हैं और फटकार से अपने साथ रखने के लिए अमेरिका ने क्या किया हुआ है, ये वाला जो पूरा आपका क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में आपके कुर्द लोग रहते हैं। कुर्द लोग अपना एक अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं और कुर्द लोगों को अलग राष्ट्र बनाने की जो मांग है, वो मांग अमेरिका हमेशा प्रबलता से उठाता रहा है। इसी वजह से जब भी अमेरिका को जरूरत पड़ती है, अमेरिका यहाँ पर कुर्द विद्रोहियों को और ज्यादा भड़का देता है, जिसकी वजह से टर्की में आपको और ज्यादा इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन देखने को मिलती है।
तो ये यहाँ पर पूरा जो मामला है उस मामले को हमने समझा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उन पॉइंट्स पर हमने बात की। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगली जो हमारी खबर है वो दक्षिण कोरिया से है। दक्षिण कोरिया में एक आप कह सकते हैं मार्शल लॉ ड्रामा हमें देखने को मिला, जहाँ पर दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर यह आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियां जो हैं वो नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तर कोरिया के साथ मिलकर के दक्षिण कोरिया की डेमोक्रेसी को समाप्त करने की कोशिश कर रही हैं। और इसी आरोप के चलते दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। तो अब जब मार्शल लॉ लागू हुआ, जो वहाँ की पार्लियामेंट है उसमें मिलिट्री बैठा दी गई और इसके बाद जो भी लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। हालाँकि बाद में जो है ये मार्शल लॉ हटा भी दिया गया और मार्शल लॉ हटाने के बाद जो है वहाँ की जो संसद थी, उसने एक इम्पीचमेंट किया वहाँ के राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति को हटा दिया गया। एक एक्टिंग राष्ट्रपति स्थापित किए गए, लेकिन अब उन एक्टिंग राष्ट्रपति के खिलाफ रीसेंट खबर ये है कि एक्टिंग राष्ट्रपति जो हैं उनके खिलाफ भी आपका इम्पीचमेंट जो है शुरू कर दिया गया, उनको भी हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो ये पूरा आपका जो ड्रामा है ये साउथ कोरिया में आपको देखने को मिला है। साउथ कोरिया की ज्योग्राफी एक बार अगर आप देख लें तो ये पूरा आपका साउथ कोरिया वाला जो पूरा क्षेत्र है वो ये कोरिया वाला जो कोरियन पेनिनसुला है, ये आपको कोरियन पेनिनसुला यहाँ पर मिलेगा और कोरियन पेनिनसुला 2 हिस्सों में डिवाइड है। एक तरफ है आपका नॉर्थ कोरिया, एक तरफ है आपका साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जो है वो आपका कम्युनिस्ट रेजिम है। साउथ कोरिया आपको डेमोक्रेटिक कंट्री देखने को मिलेगा, लेकिन डेमोक्रेसी कितनी है वो अभी हमने हाल ही में देख ही लिया। एक क्षेत्र है जो कि इन दोनों को डिवाइड करता है जिसको डीमिलिटराइज्ड जोन कहा जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट टर्म यहाँ पर आता है वो है 38 डिग्री पैरेलल। तो 38 डिग्री पैरेलल जो है ये भी आपका नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करता है। तो ये ओवरऑल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमने समझे। एक और खबर यहाँ पर आपकी जो है बांग्लादेश से आई है। बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा अशांति मौजूद है और शेख हसीना की खबर के बारे में आप जानते ही होंगे। बांग्लादेश में एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जहाँ पर जो आंदोलन था वो मुख्य तौर पर कोटा सिस्टम को लेकर के था, जिसमें बांग्लादेश में का जो स्वतंत्रता युद्ध था, स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें लड़ने वाले मुक्ति वाहिनी के जो योद्धा थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको जो कोटा है वो बांग्लादेश की यूनिवर्सिटीज़ में दिया गया था। इसके बाद लगातार आंदोलन शुरू हुए इस पूरे विषय को लेकर के। फिर इन आंदोलनों में, इन प्रोटेस्ट में और भी टॉपिक शामिल होते गए। करप्शन भी एक इम्पॉर्टेंट इशू के तौर पर सामने आया और धीरे-धीरे ये आंदोलन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। जब ये आंदोलन बढ़े तो अंततः शेख हसीना को अपना देश छोड़ कर के भारत में आना पड़ा और इस पूरी प्रक्रिया की वजह से भारत और जो बांग्लादेश के संबंध थे, वो संबंध भी यहाँ पर थोड़े से खराब होते हुए नज़र आए हैं। अब इस पूरी घटना का भारत पर क्या असर होगा उसकी अगर आप बात करें तो भारत पर असर को आप इस तरह से देख सकते हैं। कई जानकारों का ये कहना है कि बांग्लादेश में ये जो स्वतंत्रता, ये जो क्रांति सी जो घटना है हमें देखने को मिली है, इस घटना की वजह से बांग्लादेश में जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है उसमें आपको और ज़्यादा बढ़ोतरी आती हुई नज़र आ सकती है। क्योंकि शेख हसीना के कार्यकाल को लेकर के अक्सर ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश में इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी। लेकिन अब क्योंकि शेख हसीना जो है वो सत्ता से बाहर हैं, तो वहाँ पर आपको इस्लामिक एक्सट्रीमिज़्म जो है वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। ऐसी ही कुछ घटनाएँ भी देखने को मिली जहाँ पर शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान जिन इस्लामिक संगठनों पर रोक लगाई गई थी, प्रतिबंध लगाए गए थे, नई सरकार के आते ही उन प्रतिबंधों को हटा दिया गया और उन संगठनों पर आरोप ये है कि वो संगठन बेसिकली बांग्लादेश में इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को फैलाने में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका अदा कर रहे थे। इसके साथ-साथ बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचारों का जो पूरा मामला है, वो मामला भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित रहा। भारत सरकार पर भी बेसिकली काफ़ी ज़्यादा दबाव रहा कि सरकार जो है बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी मदद करे। तो ये पूरी घटना यहाँ पर आपको देखने को मिली थी और भविष्य में कहा जा सकता है कि भारत और बांग्लादेश के संबंध इस पूरी घटना की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगली खबर अगर आप देखें तो अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको एक सत्ता विरोधी लहर देखने को मिलेगी। सत्ता विरोधी लहर का मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी आपके चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर आपको एक फिनोमिना ये देखने को मिल रहा है कि इन चुनावों में बेसिकली आपका जो सत्ताधारी पार्टी है, उसको अपनी सीट जो है वो उसको अपनी जो सत्ता है, वो गँवानी पड़ रही है। तो एक ये एंटी इनकम्बेंसी जो आपकी पूरी वेव है, वो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नज़र आ रही है। ये घटना आपको अर्जेंटीना में देखने को मिली, पोलैंड, ग्रीस बहुत सारे देशों में हुआ, यूके में आपको देखने को मिला, यूएस में भी आपको देखने को मिला। सत्ताधारी पार्टी को अपनी सत्ता जो है वो गँवानी पड़ी, यूके में हुआ। इसके अलावा फ्रांस के सरकार प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर जो थे, उनको अविश्वास मत से हटा दिया गया। जर्मनी, श्रीलंका, पाकिस्तान बहुत सारी जगह पर आपको एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है। इस एंटी इनकम्बेंसी के पीछे 2 प्रमुख कारण बताए जा सकते हैं, जिसमें से पहला कारण आपका इनइक्वालिटी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो असमानता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, गरीब लोग और ज़्यादा गरीब हो रहे हैं
और अमीर लोग और ज़्यादा अमीर हो रहे हैं। इस पूरी असमानता की वजह से जो असंतोष है, वो भी आपको सामान्य जनमानस में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक तो इनइक्वालिटी हो गई, दूसरा भ्रष्टाचार जैसे जो आपके संरचनात्मक मुद्दे हैं, वो इसमें एक इम्पोर्टेंट भूमिका अदा कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल यहाँ पर हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एंटी इनकम्बेंसी लहर है, उसको समझा और यहाँ पर जो आपकी अंतिम खबर है, वो अंतरिक्ष दौड़ की पुनरुत्थान को लेकर के है। 2024 में एक ये भी फिनोमेना आपको देखने को मिला कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका जो अलग-अलग देश थे, उन्होंने बहुत सारे रॉकेट लॉन्च किए, बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च की और ये आपको एक रेस की तरफ लेकर के जाती है। कई जानकारों का ये कहना है कि ये जो पूरी रेस है, ये भविष्य में एक जो है नए वॉरफेयर का रूप ले सकती है। युद्ध का एक नया क्षेत्र बन कर के सामने आ सकता है, जहाँ पर जो युद्ध है, वो ज़मीन के साथ-साथ जो है अंतरिक्ष में भी लड़ा जाएगा। जो देश हैं, वो एक-दूसरे के जो सैटेलाइट्स हैं, उन पर भी हमला कर सकते हैं। जैसे रशिया पर ये आरोप लगाए गए, रशिया पर अक्सर ये कहा जाता है, अमेरिका ये आरोप लगाता है कि रशिया ने जो है अंतरिक्ष में बहुत सारे हथियार जो हैं वो डिप्लॉय कर रखे हैं और रशिया अमेरिका के सैटेलाइट्स पर हमला कर सकता है। तो एक ये अंतरिक्ष रेस जो है वो आपको भारत से बढ़ती हुई नज़र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती हुई नज़र आई है। इसके अलावा एक जो टॉपिक है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु संकट का भी है। इस साल आपको जलवायु के संबंध में कुछ खास प्रयास देखने को नहीं मिले। ऐसा कहा जा रहा था कि कोप 29 और जो आपका प्लास्टिक को लेकर के हम एक संधि पर बात कर रहे थे, ये दोनों समझौते जो हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन के जो प्रयास हैं, उनको एक नया मोड़ दे सकते थे। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम डिस्कशंस होने के बाद, तमाम प्रयासों के बाद ये जो दोनों समझौते रहे, ये सफल नहीं हो पाए। ना तो कोप 29 सफल हो पाया, ना ही प्लास्टिक पर जिस संधि की हम बात कर रहे थे, वो संधि सफल हो पाई। अब इन दोनों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कहा जा रहा है कि जो आप इन दोनों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कहा जा रहा है कि आपका जो एनवायरमेंटल गवर्नेंस है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है और धीरे-धीरे हम जो है और ज़्यादा अपने वातावरण को नुकसान पहुँचाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि हमारे लिए ही नुकसानदायक हो सकता है। तो ये ओवरऑल आपका एक जलवायु परिवर्तन को लेकर के जो स्थिति काफ़ी खराब है, उस पर हमने बात की और डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में आने की वजह से ये सिचुएशन जो है, वो आपकी और ज़्यादा खराब हो सकती है क्योंकि हमने बात की डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, वो जलवायु परिवर्तन को एक समस्या के तौर पर देखते ही नहीं हैं। तो इसी वजह से इस पूरी सिचुएशन को लेकर के हमें गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। चलिए, अब यहाँ पर हमारा टॉपिक होता है समाप्त और हमारा जो पूरा वीडियो है, वो समाप्त होता है। अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का सवाल है, इस पूरे टॉपिक से जुड़ा हुआ। सवाल में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिरोध की धुरी यानी कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का सदस्य नहीं है? हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए हिज़्बुल्लाह, ऑप्शन बी हमास, ऑप्शन सी सऊदी अरब और ऑप्शन डी ईरान। तो इसका सही जवाब क्या है वो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएँगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चर्चा की है, वो टॉपिक आपको समझ में आए होंगे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।